सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। सुधीर सांगवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया। सुखविंदर ने गोपाल कांडा जी के साथ काम किया है। अभी पूछताछ जारी है, उनसे लैपटॉप वगैरह फोन वगैरह मिला है उनसे। कहीं ना कहीं पता चलता है इट्स प्लान्ड मर्डर। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंडिया चाहता है में आपका स्वागत है। एक मौत जो रहस्यों के साथ पर्दे में लिपटी हुई है, वो मौत है बीजेपी की नेता जानी मानी टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की। आज 8 दिन बीत गए लेकिन उस मौत का रहस्य अब तक खुला नहीं। इंडिया चाहता है में आज मैं आपको बताऊंगी सोनाली फोगाट की रहस्यमयी मौत के वो 4 किरदार कौन हैं जो आज सारा राज खोल देंगे। आज आप ये भी देखेंगे कि हेमंत सोरेन ने आखिर 31 विधायकों को ही क्यों भेजा रायपुर। क्या बाकी विधायकों पर उनकी पकड़ नहीं है या फिर 31 में ही ज्यादातर ऐसे हैं जिनके टूटने या बिकने का ज्यादा खतरा हेमंत सोरेन को है। और साथ ही आप ये भी देखिएगा कि कांग्रेस में आजाद होने के लिए और कितने नेता बेताब हैं। तो सोनाली फोगाट की मौत एक बीमारी से हुई मौत से हत्या के सनसनीखेज मोड़ तक पहुंच चुकी है। आखिर सोनाली फोगाट का कत्ल क्यों किया गया? हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे क्या किसी बड़ी हस्ती का हाथ है? आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। आपका फाइनल जवाब मैं शो के आखिर में दिखाऊंगी। तो सोनाली फोगाट की हत्या की जांच के लिए गोवा पुलिस हिसार में, लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इस बीच इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस को पता चला कि सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के फार्म हाउस को लीज पर लेने के लिए बाकायदा कागजात तैयार करवाए थे। 20 साल की लीज तैयार की गई। इसके लिए 60,000 रुपए सालाना की रकम तय की गई, यानी महज 5,000 रुपए महीना। आपको बता दें, सोनाली का ये जो फार्म हाउस है 6 एकड़ में फैला है। यहां जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद घर वालों के आरोप में मोहर लगती नजर आ रही है कि सोनाली की मौत का उसकी करोड़ों की संपत्ति से कनेक्शन है। सवाल यह, क्या सोनाली की मौत का राज इसी फार्म हाउस में छिपा है? देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बात मेरी मम्मा के जस्टिस की है। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। पुलिस कर क्या रही है वहाँ? जड़ जोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। उसके पीछे ये जमीन जायदाद का ये मिलेगा, सारा कुछ उसने कब्जे में कर रखा है, यहाँ किसी को मिलने नहीं देता था। आठ दिन गुजर गए लेकिन सोनाली फोगाट की मौत का रहस्य अब भी बना हुआ है। इस मौत के साथ जो सवाल पहले दिन से जुड़े हैं वो अब भी खड़े हुए हैं। क्या सोनाली की मौत सोची समझी साजिश थी? अगर यह हत्या थी तो कौन है सोनाली का कातिल? और सबसे अहम सवाल कि अगर मर्डर हुआ तो उसकी वजह क्या थी? सवालों की चक्करघिंडी में घूम रही गोवा पुलिस की जांच अब हरियाणा तक पहुंच गई। गोवा पुलिस ने हिसार में सोनाली के परिवार वालों के बयान दर्ज किए। गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस भी गई और संत नगर वाले घर भी। खबर है कि इसके बाद वो गुरुग्राम भी जा सकती है और रोहतक में सुधीर सांगवान के घर भी। तो गोवा पुलिस के अधिकारी, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उनके परिजनों की स्टेटमेंट वगैरह ले रहे हैं और वो छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। गोवा पुलिस मौत के लिंक तलाश रही है। क्या सोनाली के फार्म हाउस में छिपा है मौत का राज? क्या गोवा पुलिस ये समझ चुकी है कि सोनाली की हत्या हुई और हत्या के तार जोड़ने के लिए वो यहाँ पहुंची है? क्या सोनाली का कातिल मिल गया? गोवा पुलिस की जांच से जो संकेत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भले ही सोनाली की मौत गोवा में हुई हो लेकिन उसके तार हरियाणा से जुड़े हैं। अब सवाल यह है कि क्या जिस फार्म हाउस और घर में जाकर गोवा पुलिस जांच कर रही है मौत की वजह वही है या फिर इस मौत का राजनीतिक कनेक्शन है? सोनाली के जीजा इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि सोनाली की मौत के पीछे कोई राजनीतिक वजह है। मौत के पीछे आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव है। चुनाव होने से पहले
सुधीर सांगवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया। और जो हमारा शक था भाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब कि वो कामयाब नहीं हो उसका। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। फोगाट को कुलदीप बिश्नोई ने हरा दिया था। अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इस सीट पर उपचुनाव होना है। सोनाली के जीजा इसी चुनाव से मौत को जोड़ रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन सिर्फ इतना ही नहीं है। सोनाली के भाई वतन का आरोप है कि आरोपी सुखविंदर की मदद हरियाणा के चर्चित नेता गोपाल कांडा कर रहे हैं। सुखविंदर ने गोपाल कांडा जी के साथ काम किया है, इसीलिए उनका लिए कुछ उनको हमें वहाँ से कुछ मैसेज मिला भी गोपाल कांडा जी उनकी मदद कर रहे हैं। इस साजिश का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो मदद की जब ही उन्होंने संपर्क किया उनसे। सुखविंदर ही बता पाएगा वो बात तो थी। दूसरी तरफ सोनाली के जेठ का आरोप है कि सोनाली की मौत के पीछे वजह राजनीतिक नहीं बल्कि प्रॉपर्टी का लालच है। पॉलिटिकल सवाल है ये, मैं नहीं कह सकता इसके ऊपर। हम तो ये कह सकते हैं ये सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान इन्होंने यानी कि मौत का प्लान यहीं से हिसार से ही रच के ले गए थे। ये पहले ही प्री प्लान था। ये दोषी को सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा हो ये, और कारण पता चलना चाहिए उन्होंने क्यों मारा, किस लिए मारा। तो क्या प्रॉपर्टी बनी सोनाली की मौत की वजह? सोनाली फोगाट 100 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन थी। सोनाली के हिस्से में पति की मौत के बाद 13 एकड़ जमीन थी। 6 एकड़ में फार्म हाउस और रिजॉर्ट बना हुआ था। सिरसा रोड और राजगढ़ रोड बाईपास के बीच गांव ढूंढर की इस जमीन की कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। जमीन की कुल कीमत करीब 96 करोड़ है। रिजॉर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ है। हिसार के संत नगर में 3 करोड़ का घर और दुकानें हैं। सोनाली के पास स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर समेत 3 गाड़ियां थी। इसके अलावा गुरुग्राम और नोएडा में भी प्रॉपर्टी है। आपको मैं हिसार का ये आपको पहले सोनाली फोगाट का फार्म हाउस दिखा दूं। करीब 7 एकड़ के दायरे में ये एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जो कि फैला हुआ है। आप देखेंगे बेहद खूबसूरत इस फार्म हाउस को बनाया है जिसमें काफी ओपन स्पेस है और पीछे भी आप वो देखेंगे वो जो कमरे बनाए गए हैं वहीं पर जब सोनाली इस फार्म हाउस पर आती थी तो रुका करती थी। गोवा पुलिस के अफसर ने भी इस घटना के पीछे आर्थिक वजह बताई थी। Right now I cannot establish whether it is political or economic, but normally आप सब जानते हैं जर जोरू जमीन के बिना कोई तीसरा क्राइम मोटिव हुआ नहीं करता। परिवार को भी ऐसा ही लगता है। अच्छा ये जमीन जायदाद का ये मिलेगा और किस वजह से कर सकता है? सारा कुछ उसने कब्जे में कर रखा है, यहाँ किसी को मिलने नहीं देता था, घर वाले को उसके फादर तक को नहीं मिलने देता था। यहाँ सारे नौकर वगैरह कुक वगैरह हटा दिए थे उसने। पता नहीं क्या करवा रखा था, कोई तांत्रिक विद्या थी, क्या करा रखा था उसने। सोनाली की मौत के बाद फार्म हाउस में सुधीर सांगवान का रखा हुआ केयरटेकर शिवम फरार हो गया। वो अपने साथ सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज भी ले गया। परिवार का आरोप है कि सुधीर के कहने पर वो फरार हुआ। पुलिस ने अब शिवम को पकड़ लिया है। एक अकाउंटेंट था शिवम, उसके खिलाफ कि वो यहाँ से डीवीआर, लैपटॉप और दस्तावेज और फोन वगैरह चोरी करके लेके गया है। उसी जांच के संबंध में वो लोग यहाँ आए थे और अब हम जांच कर रहे हैं। अभी यहाँ जांच चल रही है, कितनी डीवीआर है वो क्लियर कर देंगे। पर शुभम अकाउंटेंट होता था, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया था, कल मैंने यहाँ की जांच की तो 4 डीवीआर हमें यहाँ से मिली जो चोरी नहीं हुई थी, तो हम उसको लेके गए थे। उनकी जांच चल रही है। एक तरफ पुलिस कह रही है कि शिवम डीवीआर लेकर नहीं गया, दूसरी तरफ परिवार का आरोप है कि डीवीआर शिवम के पास थे। सवाल ये कि पुलिस इस तरह के बयान क्यों दे रही है? सवाल ये भी कि शिवम मौके से भागा क्यों? क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा है जो सोनाली की मौत का राज खोल देगा? क्या शिवम ने डीवीआर और लैपटॉप का डेटा डिलीट कर दिया? क्या डीवीआर का डेटा रिकवर करने की कोशिश पुलिस करेगी? शिवम से मिले दस्तावेजों में क्या है? उससे लैपटॉप मोबाइल वो साइबर में भेज दिया गया भाई इसने कोई स्क्रीन में डिलीट वगैरह कोई चढ़ना। सुधीर ने उसको कॉल किया था भाई ऐसे ट्रेजेडी हो गई है तो तू ऐसे निकल जा। तो सुधीर ने उसको अपॉइंटमेंट किया हुआ था यहाँ पे, तो सुधीर से ही वो मतलब कि यस कहते भाई निकल जा तो निकल गया, मतलब डीवीआर मिल गया। हमने भी तो इसलिए उसको ना भाई बता के ले जाता हमें। सोनाली की मौत की एक कड़ी गुरुग्राम से भी जुड़ती है। गोवा जाने से पहले सोनाली सुधीर सांगवान के साथ पलवल में एक कार्यक्रम के बाद गुरुग्राम के गुड़गांव ग्रीन अपार्टमेंट में रुकी थी और अगले दिन गोवा गई थी।
गोवा पुलिस जो है वो हिसार पहुंच चुकी है और हिसार से गोवा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गोवा पुलिस गुरुग्राम भी पहुंचेगी और उस फ्लैट की तलाशी भी लेगी जिस फ्लैट से सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान के साथ आखिरी बार निकली थी। इतना ही नहीं, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। गुरुग्राम में ये फ्लैट सुधीर सांगवान ने किराए पर लिया था। सूत्रों के मुताबिक इसके रेंट एग्रीमेंट में उसने खुद को शादीशुदा बताया था और सोनाली फोगाट को अपनी पत्नी बताया था। यहाँ रहने वाले लोग बताते हैं कि कभी कभी सोनाली यहाँ आती थी। वो उन्होंने किराए पे लिया था 1 जून 2022 से। हाँ, लगातार आती रहती थी। वो लगातार यहाँ नहीं रहती थी सर, वो बीच में ओकेजनली आती थी यहाँ पे, हफ्ते में आगे 10 दिन में, उसके बाद वो चली जाती थी। ज्यादातर यहाँ सुधीर सांगवान रहता था। सुधीर सांगवान ने वो रेंट एग्रीमेंट अपने नाम से बनवाया था सर। 22 तारीख को सोनाली जब यहाँ आई थी तो उनका सरकारी गनर उनके साथ था, लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले सुधीर सांगवान ने उसे हिसार लौटने को कह दिया। 21 तारीख को लगभग 4:30-5 बजे बड़ा सुधीर जी ने मैडम पे पूछ के फ्री कर दिया था। हम 26 को आएंगे, 26 को आपको यहाँ मिलना है मेरे को। क्या कहा था सुधीर जी ने मैडम से बात होने के बाद? गोवा और मुंबई ये बता रहे थे हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है, 26 को हम वापस आएंगे। गुरुग्राम आना, फिर गोवा चले जाना, गनर को वापस भेजना और परिवार को गलत शेड्यूल बताना किसी साजिश का हिस्सा लगता है। मेरी मम्मा ने मेरे को बताया था कुछ 1 वीक अराउंड शूटिंग चलेगी, इसलिए वो गोवा जा रही हैं। लेकिन हम पता चला है कि वहाँ पे सिर्फ रिजॉर्ट सिर्फ 2 दिन के लिए बुक हुआ था। कहीं ना कहीं पता चलता है इट्स प्लान्ड मर्डर। मौत की इस पूरी कहानी के सेंटर में है सुधीर सांगवान, जिसके सीने में दफन है कई राज। सुधीर सांगवान का इतिहास ये बताता है कि अपराध से उसका पुराना नाता रहा है। इस पासपोर्ट में उसका नाम सुधीर पाल लिखा है। क्या देश छोड़कर फरार होने की कोशिश में था सांगवान? क्या गोवा पुलिस जानती है कि सांगवान के इरादे क्या थे? इस सवाल के जवाब में ही छिपा है सोनाली की मौत का राज। गुरुग्राम से मनोज वर्मा के साथ हिसार से वरुण जैन की रिपोर्ट। और आइए अब आपको रायपुर ले चलती हूं मैं, जहां हेमंत सोरेन के समर्थक 31 विधायकों को एक आलीशान होटल में रखा गया है। हालांकि इनमें से 4 मंत्री भी थे जो रांची लौट रहे हैं, क्योंकि कल झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक है। पिछले 6 दिन से हेमंत सोरेन की धुकधुकी बढ़ी हुई है, क्योंकि उनकी विधायकी पर फैसले वाला लिफाफा 25 अगस्त से ही राज्यपाल के टेबल पर पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ उनको ये लगता है कि कहीं उनके विधायक उन्हें दगा ना दे दें, इसीलिए तो उनको रायपुर के होटल में संभाल कर रखा गया है। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विधायकों की पहली तस्वीर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में झारखंड के 31 विधायक। वो विधायक जिनको टूटने से बचाकर हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। आखिर किस बात का डर है? जवाब झारखंड वाले विधायकों की मेजबानी कर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सुनिए। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हार्स ट्रेडिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है, राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा। इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। 27 अगस्त को 41 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी में सैर सपाटे के लिए गए थे और 30 अगस्त को 31 विधायक रायपुर पहुंच गए। इन दोनों तस्वीरों के बीच एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह घूम रहा है और वो है कि क्या विधायक बिकता है? जिसको हजारों हजार लोग अपने वोटों का विश्वास और आशीर्वाद सौंप देते हैं, क्या चंद रुपयों के तराजू पर उसका ईमान हल्का पड़ जाता है? या सत्ता का खेल ऐसा है कि विधायक कभी भी रुपए पर फिसल सकते हैं? अब सोरेन की पार्टी के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को सुनिए, जो रांची से रायपुर खुद नहीं गए, न जाने को सही मानते हैं और न ही उनको लगता है कि विधायक बिक जाएंगे। अगर गए हैं वहाँ कोई रणनीति तैयार करने के लिए तो मैं उसको तो लाइक नहीं करता हूँ। झारखंड में अगर किसी तरह के राजनीति है तो झारखंड में रणनीति तैयार होना चाहिए ना। अब हो सकता है लोग घूमने फिरने गए हों, अलग बात है, लेकिन फिर भी हमको उन लोगों पर विश्वास है कि लोग टूटेंगे नहीं, लोग बिकेंगे नहीं। लोबिन हेम्ब्रम झारखंड में सोरेन की पार्टी के विधायक हैं। उनको लगता है कि उनके साथी विधायक टूटेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं।
लेकिन सोरेन को लगता है कि बीजेपी उनके विधायकों को मिला लेगी, इसीलिए रायपुर में मैफेयर रिजॉर्ट में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। बीजेपी का आरोप है कि ये विधायक छत्तीसगढ़ में मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। इन विधायकों को लतरातू डैम पर मांस भात खिलाया गया और रायपुर में शराब पिलाई जा रही है। इन विधायकों को जिस आलीशान मैफेयर रिजॉर्ट में ठहराया गया है, वहां एक दिन के कमरे का चार्ज 5,000 रुपए है। पूरे 47 कमरे बुक कराए गए, यानी 2,35,000 रुपए रोजाना का खर्च। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये पैसा कौन खर्च कर रहा है, साथ ही खाने पीने और दूसरे खर्चे कौन देगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सोरेन के विधायकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस को अपने विधायकों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है। वो झारखंड से चल के, रांची से चल के छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इसका मतलब है विश्वसनीयता उनके विधायक की नहीं रही है, जिसके लिए उनको छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। विधायकों के बागी होने की खबरें जब तब आती रहती हैं। 2 महीने पहले ही महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक बागी हो गए, तो उन्हें पहले गुजरात फिर असम में रखा गया। उससे पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तो कांग्रेस के विधायक बागी हो गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। तब उन विधायकों को कर्नाटक में रखा गया था। अब झारखंड में कहीं कोई एकनाथ शिंदे या ज्योतिरादित्य सिंधिया न निकल जाए, इसी डर से हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी रायपुर में कर दी। दिक्कत इस बात की है कि छत्तीसगढ़ के लाखों रुपया आप खर्च कर रहे हो और अवैध तरीके से सरकार के सरकारी गाड़ी में कीमती शराब पूरा भरा हुआ बॉटल आता है, पूरी जीप भरी हुई होती है, गाड़ी भरी हुई होती है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक, दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। हेमंत सोरेन को अपनी सरकार बचाने की पड़ी है। उनकी एक आंख रांची के राजभवन की ओर देख रही है कि वहां उनकी किस्मत का फैसला क्या होता है, तो वहीं दूसरी आंख रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट की ओर टिकी है कि कहीं उनके ही विधायक उनको दगा न दे दें। अब तीसरी आंख तो है नहीं जो अपने ही राज्य में बेटियों के दर्द की तरफ देखें, जिस पर उनके ही विधायक सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ विधायकों की रायपुर वाली बाड़ेबंदी पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ दुमका में जिस बेटी को जलाकर मार डाला गया, उसके परिवार के शोक में शामिल होने के लिए सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। बीजेपी इस पर सवाल उठा ही रही है। अब तो सोरेन की पार्टी के विधायक भी मान रहे हैं कि ये सरकार की गलती है। लोम्बिन हेम्ब्रॉन भी दुमका की बेटी के हत्याकांड को लेकर कह रहे हैं कि सरकार को पीड़िता के घर जाना चाहिए था। कोई आया चाहे नहीं आया, लेकिन इतना हमको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपया देने का काम किया है। और जब मैं यहाँ आया तो मैं एज ए मानवता के नाते हमको जाना चाहिए और मैं वहाँ जा रहा हूँ। बीजेपी के 3 नेताओं ने दुमका के पीड़ित परिवार के घर जाकर मुलाकात की। स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के साथ ही मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा पीड़िता के घर पहुंचे। ये भी अजीब बात है कि सरकार ने पीड़िता के परिवार को मुआवजे के नाम पर 10 लाख रुपए दिए और बीजेपी ने 26 लाख। आपके पास अभी टाइम नहीं है इस दरवाजे पे आके खड़े होने का। आपके पास टाइम नहीं है। आपका भाई यहाँ से एमएलए या जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका कर्तव्य बनती है। यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। जनता विधायक चुनती है कि वो उनके बीच रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनके सुख दुख का साझीदार बने, सरकार और उनके बीच पुल का काम करे। लेकिन आज की राजनीति की विडंबना है कि विधायकों के टूटने का खतरा इतना है कि विधायक जनता के बीच कम, रिजॉर्ट में ज्यादा नजर आते हैं। तो झारखंड से आपने ये रिपोर्ट देखी, जहां महागठबंधन को लग रहा है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इधर राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो सीबीआई के दफ्तर तक जा पहुंची। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई से ऑपरेशन लोटस की जांच करने की मांग की है, लेकिन केजरीवाल के विरोधी इसे मांग कम, ड्रामा ज्यादा बता रहे हैं।
अच्छा देखिए, ये बात तो जरूर है कि केजरीवाल सरकार जब अपनी शराब नीति पर घिरी तभी उसने मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन दिल्ली आपके लिए अब सिर्फ बहाना है, गुजरात का चुनाव असली निशाना है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली की सड़क हो या विधानसभा का सदन हो, सड़क से सदन तक संग्राम ही संग्राम है। इस संग्राम का एक सिरा बीजेपी है और दूसरा सिरा आम आदमी पार्टी। इन दोनों के बीच 4 मोर्चों पर जंग छिड़ी है। मोर्चा नंबर 1 ऑपरेशन लोटस, मोर्चा नंबर 2 शराब, मोर्चा नंबर 3 स्कूल और मोर्चा नंबर 4 दिल्ली से आगे गुजरात। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी शराब वाली अपनी नई पॉलिसी पर घिर गई तो उसने बीजेपी पर नया आरोप मढ़ दिया कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदना चाहती है। इसके लिए सीबीआई दफ्तर पर आम आदमी पार्टी के नेता धरने पर जाकर बैठ गए। अपने सांसद संजय सिंह की अगुवाई में आपके विधायक सीबीआई डायरेक्टर से मिलने के लिए बैठ गए थे कि सीबीआई इस बात की जांच करे कि बीजेपी के पास ऑपरेशन लोटस के लिए पैसे आते कहां से हैं। तो बीजेपी उपराज्यपाल से इसकी जांच की मांग कर रही है। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए, कैसे तोड़फोड़ की गई। नारे तो तुम्हारे बारे में लग रहा है खोखा खोखा 50 खोखा। भाजपाइयों तुम तो बन गए हो भारतीय खोखा पार्टी। उनके हालांकि जो स्टेटमेंट से बदलते गए, पहले कहते हैं बहुत अच्छा ये शराब का मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, जब जांच शुरू होती है वापस ले लेते हैं। माननीय एलजी महोदय को एक चिट्ठी लिखी, हम सब ने एक डिमांड करी है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जब अपनी शराब नीति पर घिर गई तो उसने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ बीजेपी अब भी इस बात पर अड़ी हुई है कि नई शराब नीति के जरिए केजरीवाल के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया। ऐसे ही सीबीआई ने छापे थोड़े न मारे थे। आम आदमी पार्टी से बीजेपी की लड़ाई शराब और ऑपरेशन लोटस से होते हुए स्कूलों तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल हो या उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, वो इस बात का दम भरने से थकते नहीं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तर का बना दिया गया। हम बार बार कहते हैं कि हमें भारत को, सबको मिलके हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। भारत दुनिया का नंबर 1 देश तब तक नहीं बन सकता जब तक इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। और ये काम हमें बहुत कम समय में करना है। 75 साल खराब हो गए अपने। इस बीच आपने जब विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर विश्वास प्रस्ताव पेश किया तो बुधवार को बीजेपी के विधायक ब्रजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। लगातार तीसरे दिन जो है आज हमने इस मुद्दे को उठाया है और क्लासरूम बनाने में जो सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट को 2.5 साल तक सरकार ने दबाए रखा, उस पर जवाब देने से बच रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है सरकार के लोग। हाउस में हंगामा हुआ और हाउस के बाहर स्कूलों का निरीक्षण। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, आप विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के साथ स्कूलों का जायजा लेने निकल गए। लेकिन भाटिया का कहना है कि पहले स्कूल में गए तो वो 1967 का खुला था और दूसरा स्कूल आधा अधूरा बना है। इसको लेकर भाटिया और भारद्वाज में जो संवाद हुआ उसको सुनिए। का स्कूल अभी कह रहे बन रहा है, 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोलूं अरे घबराहट हो रही है, फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आप
आप सुनिए कि किस तरह आपके कार्यकर्ता बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। लेकिन नारेबाजी के आगे स्कूलों की हकीकत क्या है, इसको देखिए। आपने वादा किया था कि वो 500 नए स्कूल खोलेगी, लेकिन आरटीआई से पता चला कि नए स्कूल सिर्फ 63 ही खुले। उस पर से दिल्ली सरकार के 1/3 स्कूलों में ही 11वीं और 12वीं की साइंस की पढ़ाई होती है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR के मुताबिक दिल्ली के 80% स्कूलों में प्रिंसिपल या हेडमास्टर हैं ही नहीं। तो दिल्ली में शिक्षा का यही अच्छा हाल है, जिसके लिए केजरीवाल की सरकार जमकर शराब बेचने के लिए नई पॉलिसी लाई थी। पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम, जहां 228 ऐसे मदरसे हैं जिनका सरकारी कागजों पर अता पता तक नहीं। इनमें से कई मदरसे ऐसे हैं जिनमें बेहतर नागरिक बनने की नहीं बल्कि आतंकवादी बनाने की तालीम दी जाती है। और ऐसे ही एक मदरसे पर आज प्रशासन का बुलडोजर चल गया। जब मजहब के नाम पर मदरसों के लिए न कायदे बसते हैं न कानून, तो फिर चलता है प्रशासन का बुलडोजर। असम के बोगाई गांव जिले के इस मदरसे का कुछ हिस्सा आज तोड़ा गया। इस मदरसे का कनेक्शन अंसार उल बांग्ला टीम से जुड़ा था, जो असम में आतंकवादी गतिविधियों को हवा दे रही थी। इसी मदरसे के एक टीचर को 5 दिन पहले गिरफ्तार भी किया गया था। मदरसा टूटा तो AIUDF के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल को मिर्ची लग गई। हजारों स्कूल हैं असम में, लाखों में भी हो सकता है। अगर उनमें 1, 2, 3 में कोई इंडिविजुअल कोई आदमी गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो सरकार उसको पकड़े। ये मदरसे उस पूरे इलाके में बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत से मदरसे 30 साल में, 20 साल में, 40 साल में 1-1 रुपया देके लोगों ने धान देके, चावल देके ये मदरसे बने हैं। तो इसको एक दिन में आप तोड़ देंगे। असम में पिछले दिनों बढ़ी आतंकवादी गतिविधियों और PFI के नए कनेक्शन के बीच हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार एक्शन में है। इससे पहले 4 अगस्त को मोरीगांव के मदरसे में भी कार्रवाई की गई थी। जिस तरह मार्च से लेकर अब तक असम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, उसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या ये मदरसे अच्छी तालीम की जगह आतंक के मदरसे बनते जा रहे हैं। सरकारी मदरसा तो हम लोग बंद कर दिया हो, लेकिन जो असम का खोट असम का है उनको पोर्टल में नाम डालने का जरूरत नहीं है। जो असम का नहीं है उनको अपना नाम पोर्टल में रजिस्टर करना पड़ेगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून तोड़ने वालों के सिस्टम को तोड़ने के लिए जिस बुलडोजर सिस्टम को मजबूत किया, उसका असर देश के अलग अलग हिस्सों में होने लगा। तभी तो असम में भी आतंक के आरोपी मदरसे की ईंटें उतर गईं। बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव जीतने की तैयारी में लग जाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की लड़ाई जीती, पंजाब का किला भी जीत लिया और अब गुजरात के लिए तैयारी कर रही है। बस कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आपस में ही लड़ रही है। गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन असंतोष अभी बाकी है। नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर पहले तो आनंद शर्मा ने सवाल उठाया, अब आज मनीष तिवारी ने सवाल उठा दिया है। लगातार पार्टी में नेहरू गांधी परिवार से नाराज नेताओं की सूची लंबी होती जा रही है। खास रिपोर्ट देखिए। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं। गुलाम नबी तो कांग्रेस से आजाद हो गए, लेकिन जाते जाते ऐसी हवा चला गए कि कांग्रेस के कई नेताओं में आजादी की कसमसाहट छोड़ गए। उस पर गुलाम नबी के इस्तीफे की टाइमिंग ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इधर गुलाम नबी ने इस्तीफे का ऐलान किया, उधर कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख का। आजाद का हौसला बागी नेताओं को भी आजाद ख्याल दे गया है, लिहाजा अब कांग्रेस में इस चुनाव को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं।
कभी गुलाम नबी के साथ रहे G23 के नेताओं ने अब हाईकमान और चुनाव की व्यवस्था के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर पार्टी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। एक अन्य कांग्रेसी सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी पारदर्शी चुनाव को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इससे पहले वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने CWC की बैठक में सोनिया गांधी के सामने ही मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे। आनंद शर्मा के इस सवालों को आगे बढ़ाते हुए मनीष तिवारी ने संगठन के चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री से पूछा है, बिना मतदाता सूची सार्वजनिक किए निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? जैसे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, वैसे तो क्लब का चुनाव भी नहीं होता। चुनाव लड़ने के लिए क्या राज्यों में भटकना होगा? कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में करीब 9000 मतदाता हैं। चुनाव प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री का कहना है कि इनकी सूची PCC कार्यालयों में है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ही दी जाएगी। मधुसूदन मिस्त्री के इसी बयान पर निशाना साधते हुए मनीष तिवारी ने पूछा है कि क्या मतदाता सूची जानने के लिए राज्य दर राज्य फिरना होगा? दरअसल मनीष तिवारी का तर्क यह है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी उम्मीदवार का पर्चा इस बहाने से रद्द किया जा सकता है कि प्रस्तावक मतदाता है ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए मतदाता सूची में से 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। मनीष तिवारी की मांग है कि मतदाता सूची को कांग्रेस की वेबसाइट पर डाला जाए ताकि पारदर्शिता के साथ चुनाव हो सके। दरअसल मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जैसे नेता कांग्रेस अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वो आशंका जता रहे हैं कि गांधी परिवार के इशारे पर उनकी पसंद के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया जा सकता है। तिवारी और आनंद शर्मा के तेवर बता रहे हैं कि कांग्रेस का बागी गुट अध्यक्ष चुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। शशि थरूर ऐसा संकेत दे चुके हैं और अब मनीष तिवारी भी खुलकर सामने आ गए हैं। ये वही मनीष तिवारी हैं जिन्होंने गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद उनकी ही तरह राहुल गांधी को इशारों में निशाने पर लिया था। मैं तो दुआ ही कर सकता हूं, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती। उसके लिए दवा चाहिए और उसके लिए जो डॉक्टर हैं वो वो कंपाउंडर हैं, तो उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। People who till yesterday were chapadassis of Congress leaders, you know, when they give gyan about the Congress party, it is laughable for the lack of a better word. कांग्रेस में सुधार को लेकर जिन 23 नेताओं ने हाईकमान को चिट्ठी लिखी थी, उसमें कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन आनंद शर्मा और मनीष तिवारी पार्टी के अंदर रहकर ही आवाज बुलंद करने की बात पहले ही कर चुके हैं। ये हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का मतलब दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी जिंदगी की इस पार्टी को दिए हैं। हमारे परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। हम में से कोई से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया। मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं, ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है। गुलाम नबी आजाद भले ही पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के बागी नेताओं की रणनीति गुलाम नबी के घर में ही तैयार हो रही है। G23 के 3 नेता आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान ने मंगलवार को गुलाम नबी से मुलाकात की। ये वही आजाद हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तंज किया था। वो नकली मेंबरशिप है, उसमें एक हिंदुस्तानी जुड़ा नहीं है, तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा? ये फार्स है। नंबर 2, बैंक लूट गया है, बैंक में कुछ नहीं है। अब जनरल मैनेजर चेंज करने से क्या वो खिड़की। सवाल ये कि गुलाम नबी आजाद का अगला कदम क्या होगा? वो नई पार्टी बनाने का संकेत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे इस्तीफे ये बताते हैं कि राज्य में होने वाले अगले चुनाव में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव बाद गुलाम नबी की रणनीति बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने की है, लेकिन गुलाम नबी इससे इनकार कर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है ये तो आजाद ही बताएंगे।
ABC जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। ये अगर किसी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मालूम। ऐसा है कि ये उनका आंतरिक फैसला है कि वो गुपकार गठबंधन में जाना चाहते हैं, जिसकी कांग्रेस पहले ही पार्ट है और वो भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो इसका फैसला तो उनको ही करना है। गुलाम नबी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर में वो कांग्रेस को बड़ा दंड दे सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर आजादी की मांग को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि आजाद की राह पर अब अगला कौन। और अब बारी आज की लीड स्टोरी पर आपकी राय जानने की। हमारा आज का सवाल, क्या आपको लगता है कि सोनाली फोगाट की हत्या के पीछे किसी बड़ी हस्ती का हाथ है? आपका जवाब आंकड़ों के जरिए जल्दी से देख लीजिए। आंकड़ा अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 75% को लग रहा है कि हाँ, किसी बड़ी हस्ती का हाथ है। 25% ने ना में जवाब दिया है। तो अब इंडिया चाहता है कल आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।